नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास शख्सियत है। वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका राम मंदिर निर्माण में जो उनकी भूमिका है उसके बारे में हर कोई जानता है। बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही असर्टिव मैनर में वो अपनी बात रखते हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा आपसे नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ही ने आपने शुरुआत की, आप आगे लेकर गए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गांधी फैमिली एक तरह से उसके सेंटर पर रही और अब मिसेस गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है, जिसे लेकर काफी पॉलिटिक्स भी हो रही है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो मूल बात है उस तो मैंने सिद्ध कर दिया, जिसको कहते हैं प्राइमा फेसी। मैंने अब उनको कटघरे में खड़ा होकर बयान यानी साक्षी देनी होगी कि जो बातें मैंने कही है वो सब झूठ है। इस कारण से अभी तक तो हुआ नहीं वो, परंतु मेरी बात को कोर्ट ने मान लिया है कि कोई ऐसी बात इसके विरोध में या इसकी विरुद्ध में नहीं आएगी तो इसको हम सच मानेंगे। आज ये प्राइमा फेसी ट्रूथ है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो इसीलिए उनको बेल लेना पड़ा। मैंने उनको यानी जेल भेजने के लिए कभी कहा नहीं। चिदम्बरम को 106 दिन भेज दिया था जेल, पर उनको हमने कभी कहा नहीं। और मैं कहता हूं कि ये सारा जो है, आपने जो संपत्ति को हड़प किया है, इस पर आपको सजा होनी चाहिए। उसमें 4 ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी में, जिसमें आपके लिए कम से कम 22-25 साल आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उसकी प्रक्रिया में ये बात आई कि जब यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की मालिक जो एसोसिएटेड जर्नल्स हैं उनको खरीदा, उसके लिए पैसा के लिए उन्होंने एक हवाला करने वाली, एक काला धन को सफ़ेद करने वाली कंपनी कलकत्ता में, उनसे इन्होंने कर्जा लिए थी और कोई जमानत पर नहीं दी, नो श्योरिटी नथिंग। तो ये एक इससे निकलता है कि ये जो इलीगल कंपनी है, कंपनी इलीगल है सब जानते हैं, उस इलीगल कंपनी से आपने इलीगल तरीके से पैसा प्राप्त की है, तो आप पर ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग पर, माने आपने विदेशी का करेंसी को आपने उसको देकर, आपने विदेशी करेंसी देकर रुपए ली है और इसीलिए आपको दिखाने की स्थिति में नहीं है, और उसके लिए पूछताछ चल रही है। तो ये पूछताछ नहीं भी होती तो ये जेल जाते मेरी राय में। और आज वो एक और आयाम मुझे मिल गई है, जैसे इनकम टैक्स का भी मुझे अब मिल गया, वो तो पक्का हो गया है। अब उसमें उनका कोई बचाव नहीं है और 500 करोड़ रुपए तुरंत उनको हर साल के लिए देना होगा, अब जो अभी तक उसकी स्वामित्व रही है। तो ऐसे समय पर ये इसको मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इस पर क्यों घबराई हुई है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में फ्रॉड किया, इसका जो स्वाद है उससे लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। मैं कहूँगी कि किसी ने चोरी कर ली या कोई यानी अकाउंट्स में फ्रॉड कर दी, वो उसमें उतना उत्तेजित नहीं होते पब्लिक जितना ये फॉरेन एक्सचेंज में फ्रॉड किया उस पर होते। उसीलिए आज ये इतने अपने सफाई देने में लगे हुए। ये जो सत्याग्रह है जो कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और आजकल सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी भी जिस तरह से सड़क पर आए हैं, खुद ईडी उनसे भी पूछताछ कर चुकी है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये सत्याग्रह कोई राष्ट्र विषय के लिए होगी तो कौन बुरा कह सकता है। ये तो सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला लिया, इस पर सत्याग्रह कर रहे हैं। इसमें क्या सत्याग्रह है? वो उसको वो आज बेल पर है और वो मेरे केस जो मैंने शुरुआत की थी उसमें बेल पर आए हैं। अब हमारी केस बढ़ते बढ़ते ये एक दूसरा एक
आयाम भी आ गया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई सत्याग्रह हो सकता है। इसमें वो विरोध कर सकते हैं कि हमारी सरकार को कोई अधिकार नहीं है, इनको ये महारानी है या महादेवी है, कुछ भी वो ऐसा कह सकते हैं, वो हम सुन लेंगे। परंतु जहाँ तक सत्याग्रह कहना है, ये तो गांधी का बदनाम करने की बराबर है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उन्हीं महात्मा गांधी को बदनाम कर रही है इस वक्त, जिन्हें अपना आइकॉन बताती है, अपना आदर्श बताती है। महात्मा गांधी तो इतने स्वच्छ थे, इतने, वो तो सिर्फ लंगोटी पहन के घूमते थे, अपना कुछ नहीं था उनका। और ये उनका नाम लेकर किस पर, जहाँ ये पकड़े गए और जहाँ बेल पर हैं, यानी इसके माने कि हाँ ये अपराधी हैं, यदि कोई जवाब ठीक से नहीं दे सकेंगे तो इनको अपराधी मानेंगे, इसको कहते हैं प्राइमा फेसी गिल्टी। तो वो है, तो इनको महात्मा गांधी का नाम क्यों लेना चाहिए? अच्छा, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ट्वीट किया गया, आई एम श्योर आपने भी वो ट्वीट देखा होगा, आप काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, जो लाइनें मैं पढ़ देती हूँ, और साथ ही फोटो ट्वीट की गई है। एक तरफ राहुल गांधी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो बैठी हुई हैं, और हैशटैग है सत्याग्रह विद सोनिया गांधी, और लाइनें लिखी हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। अब दुर्योधन किसके बारे कहते हैं मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर है कि इंदिरा गांधी कोई स्वच्छ थी। इंदिरा गांधी ने कितने घोटालाएं की थी, और उनके काल में उनकी रेलवे मिनिस्टर की हत्या हुई, सबका उनके पर संदेह है। इमरजेंसी में 1,40,000 लोगों को जेल भेजे, कोर्ट कुछ नहीं, सिर्फ उनका पुलिस जाकर उनका घर से उठा के ले गए थे। ये सारी अपराध करने के बाद इंदिरा गांधी हमारी स्वच्छता की एक प्रतिमा है, तो ये हास्यास्पद हो जाती है। आप भी काफी देख और सुन रहे होंगे, इस देश में अब नमाज को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई। बीते दिनों में कई खबरें आई हैं कि मॉल में नमाज पढ़ी गई, ट्रेन में नमाज पढ़ी गई, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ी गई। एज अ सीनियर लॉयर मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूँ कि क्या पब्लिक प्लेस पर रिलीजियस प्रैक्टिस से, क्या इस पर किसी तरह की पाबंदी है, क्या वो गैर कानूनी है? पाबंदी तभी आ सकती है जब कोई शांति का कोई यानी गड़बड़ कोई उससे बनती नहीं है। नहीं तो हवाई जहाज़ में लोग नमाज पढ़ते हैं। मैंने देखा खुद अपने, आप तो रेलवे स्टेशन में जा सकते, वहाँ प्लेटफॉर्म में लोग दरी बिछा करके नमाज पढ़ते हैं। हम लोग भजन करते हैं, हिंदू लोग, और जुलूस निकाल के ले जाते हैं। तो जहाँ आप किसी की अधिकार पर अंकुश लगाने की स्थिति पर आ जाते हैं, तब हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। नमाज पढ़ना हम तो हिंदू हैं, हम तो कहते हैं सारे धर्म जो उपासना पद्धति है उसके रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। मुसलमान नहीं कहता, क्रिश्चियन नहीं कहता, परंतु हम तो क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है ना, हम तो हिंदू हैं। और मुसलमान को भी सोचना चाहिए कोई तो जब हमने देश की बंटवारा की थी, जो कट्टर थे उनको हमने पाकिस्तान दी। अब यहाँ सब मिलकर करें। आपको कुछ तकलीफ हो तो हमसे कहिए, हमारी तकलीफ तो आपको कहेंगे, पर दोनों तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे तो फिर इस देश का तो नुकसान होगा, ये किसी का भला नहीं होगा। तो ये जो अभी आपने जो सेंटेंस यूज किया, तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, ये तलवार लेकर आपको लग रहा है ये जो हालात है इसके पीछे कौन है, ये क्यों हो रहा है? नहीं, दुष्ट लोग तो हर समाज में होते हैं, परंतु उनको पकड़ना चाहिए। परंतु हमारे सब राजनीतिक और राजनीतिक दल जो हैं वो इन सब का उपयोग करते हैं इलेक्शन में, और इसीलिए आज उन किसी को हिम्मत नहीं है। आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है? हमारी पार्टी में भी करते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने कंप्लेंट भी किया कई जगहों में, परंतु और उसमें लोग मुझसे भी चिढ़ जाते हैं कि भाई ये स्वामी तो सबको टोकते रहता है, तो मैं और क्या करूँ, प्रशंसा करूँगा? तो इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक कम्युनिटी
ही जिम्मेदार है, परंतु जरूर हमारी हिंदुओं की भी गलती है कि हम 1947 में बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि जो मुसलमान सिर्फ उनकी दारुल इस्लाम चाहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। ये दारुल इस्लाम भी होगा, इसमें हिंदुत्व भी होगा, इसमें क्रिश्चियन का जो रास्ते हैं वो भी होगा, सब चाहे। हम तो किसी को रोकेंगे नहीं, परंतु तुम हमारे इसमें टक्कर मत लीजिए और हमारी जो नेता हैं, हमारी भगवान हैं, उनकी बुराई मत करिए और हम भी आपके जो पैगंबर हैं उसकी बुराई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से होने से कोई समस्या नहीं है। मैं तो जब विद्यार्थी था स्कूल में तब तो हम सब लोग क्लास में तो मिलकर आपस में बात करते थे। वो अब धीरे धीरे एक तुष्टीकरण हो गए। अच्छा, तुष्टीकरण हो गया, आप ये बात कह रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया, हम क्योंकि हिंदू मुसलमान को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ये सरतन से जुदा आपने सुना होगा, इसे लेकर एक लंबी बहस इस देश में छिड़ गई है। आए दिन हम देख रहे हैं कि जिन्होंने नुपुर शर्मा को समर्थन दिया, स्वामी सर, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा ये उदयपुर में भी, और ये आरोप लगे अमरावती में भी, और इसके बाद भी ये मामले थम नहीं रहे। बार बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं क्योंकि हमने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, इसलिए इस तरह की धमकियां हमें मिल रही हैं। इस तरह के मामलों पर ब्रेक लगाने का तरीका क्या है? कोई भी किसी के ऊपर आक्रमण करें या हिंसा करें वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। अब नुपुर शर्मा को ना पसंद करें या पसंद करें, ये तो कोई लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सबके अधिकार है, और कहना भी थोड़ा अश्लील भाषा में नहीं होनी चाहिए, बट तो सभ्य भाषा में आलोचना करना वो तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ कि धमकी देना कि फिर तुम्हारा गला काट दूंगा, ये तो हम नहीं मान सकते, और हम इस देश में इसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी तलवार उठाएगा या लाठी उठाएगा या और कुछ हिंसा का काम करेगा, उसके साथ यानी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर जो डिबेट छिड़ी, आपको लगता है उसका समाधान भी आपसी बातचीत से संभव है? ये जो अभी चल रहा है ना, जी, वो तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं क्यों नहीं, मुझे नहीं पता है कि क्यों चल रहा है, क्योंकि नरसिम्हा राव काल में एक विधि पास हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ 1991। उसके अनुसार राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी सब जो खड़ी थी या थी 1947 में वो बने रहेगी, उसको कोई छू नहीं सकता। वो उसको मैंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु हिंदुओं में भी जो समझदार हिंदू हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पूजनीय हमारे साधुगण हैं, ये सब बैठ करके ये तय किया था कि जहाँ एक ऐसी जगह है कि और कोई जगह नहीं बन सकती है, तो उसको हम दोबारा बनाएंगे। जैसे राम मंदिर, राम पैदा हुए वहाँ ही हुए, कहीं नहीं और हुए। देश में अनेक राम मंदिर हैं, परंतु वो मंदिर राम जन्मभूमि नहीं है। तो उसमें मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और इसके लिए कोर्ट में हम लड़े, कोई बात नहीं, परंतु मुसलमान को भी कहना चाहिए था कि क्योंकि मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। मस्जिद को तो आप यहाँ भी एक चादर लगा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मुसलमान को तो आगे आकर कहना चाहिए था कि कितना जो लगभग मेरी जो कैलकुलेशन उसके अनुसार 40,000 मंदिरों को तोड़े गए थे। जी जी जी, उसी सवाल पर आ रही हूँ। अब आपको लगता है उन जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई, हाँ, उसके स्वरूप को बदला जा सकता है? ना, बदला की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ जहाँ और कोई विकल्प नहीं है, माने राम पैदा हुए और कोई जगह नहीं है, यहीं हम बनाएंगे मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि वहीं मथुरा में उस जगह में हुई है जहाँ मस्जिद खड़ी है, उसको हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे। काशी विश्वनाथ
ज्ञानव्यापी वहाँ मंदिर था जो शिव भगवान ने खुद अपने ज्योतिर्लिंग वहाँ भेजकर खड़ा किया। उसको और कोई जगह, देश में तो 12 जगह हैं, उसमें 11 तो अब मुक्त हैं। अभी जो गुजरात में आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने जो सोमनाथ की दोबारा बनाई, उसमें उन्होंने उस जगह भी जहाँ मोहम्मद गजनी जो आए थे उन्होंने तोड़ कर गए थे, उसको दोबारा बनाई। और उस समय जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा विरोध था, बाकी सारा हिंदुस्तान उसके पक्ष में था और बड़ी शांति से वो बनी। आज मैं कहता हूँ ऐसे अब 2 ही जगह बाकी हैं, एक काशी विश्वनाथ यानी ज्ञानवापी, हाँ काशी जो अहिल्या बाई ने होलकर आकर बनाई, वो तो एक टेम्पररी बनाई थी उन्होंने, जब तक ये नहीं मुक्त होगा। तो ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ को दोबारा मंदिर बनना ही है। अब मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र से देश होने के कारण हम बहस से करेंगे, कोर्ट से करेंगे, कोर्ट में मामला है, मेरी याचिका है और उसमें जो भी रुकावट है उसको हटाकर हम करेंगे। और जैसे राम मंदिर में किया था इसको भी करेंगे। तो 3 जगह को छोड़कर बाकी जो है वो हम भूलने के लिए तैयार हैं और दूसरे जगह में हम बना लेंगे वो मंदिर, क्योंकि वो उसमें जगह का कोई विशेषता नहीं है। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया, क्योंकि मैं डिबेट्स करती हूँ, एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आती है। वो कहते हैं कि जब राम मंदिर का मामला सुलझाया जा रहा था और कोर्ट में था, तो हिंदू पक्ष ने ये कहा था कि हमें राम जन्मभूमि दे दीजिए, बाकी जगह हम पीछे हटने के लिए तैयार है। क्या वो फैक्चुअली करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम किस हिंदुओं तो 1000 प्रकार के हिंदू हैं, कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं। मैं वहाँ याचिका करता था उस केस में, मैंने तो कभी नहीं कहा था कि ये छोड़ दीजिए और बाकी सब हम हमारी सब मांग वापस कर लेंगे। नहीं, ये 3 के बारे 1964 से साधु संत सब RSS सब बैठ करके तय किया कि ये 3 को मुक्त करेंगे, उसके बाद एक भी नहीं। तो ये जो कुतुब मीनार या बीते महीने में ताजमहल को लेकर डिबेट हुई, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि तुम कोर्ट में केस डालो और वहाँ लड़ो, जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। अच्छा, आपने RSS का जिक्र किया था। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा ये कहा गया था कि हर मस्जिद के पीछे नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। उस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं आप? तो वो तो सही है। अब शिवलिंग स्पेशल होना चाहिए। काशी विश्वनाथ का शिव भगवान ने खुद उस ज्योतिर्लिंग को भेजा था। शिवलिंग था, उसके ऊपर मस्जिद बन गया, इससे कोई हमारी हक नहीं बनती। और इतने साल हो गए, हम भी अब आगे सोचनी चाहिए। परंतु जहाँ और कोई विकल्प ही नहीं है, वो 3 ही जगह है। मैं बार बार कहता हूँ 3 ही जगह है, इसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा। और कोई दुष्ट या उग्रवादी इसको उठाएगा तो मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार को उनको पकड़ के अंदर करना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूं, ये जो बहस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेकर चली, नुपुर शर्मा को लेकर जो टिप्पणियां की गई, और उसके बाद एक जर्नलिस्ट का मामला जब कोर्ट में था तब टिप्पणियां आई और आदेश आया, वो इन दोनों में आपकी क्या राय है? आप कैसे उसको देखते हैं? आपके इनसाइट्स? जो एक विधि की ज्ञानी मैं अपने को समझता हूँ। मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ और राजनीतिज्ञ हूँ। जो मैंने देखा है उसमें जजेस ने अपनी राय व्यक्त की थी, परंतु जो ऑर्डर पास किया उसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है इसका। तो आप कहेंगे कि जज को कोई अधिकार नहीं है ऐसा बोलने के लिए? हम कैसे कहेंगे? हाँ, वो ऑर्डर में आ जाता है वही बातें, तो फिर आपत्ति करता। बट जज कह दें कुछ, हम जज और हमारी बीच में कई बार ऐसे चलते रहती है। परंतु वो जब मूल बात आती है वो है जब उसमें ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करनी है और उसमें कोई ऐसी बात आ जाए तो फिर नेचुरली उठाएंगे, बट ऐसा तो नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा ने कहा सर कि जो वो टिप्पणियां हुई, हाँ, उससे उनकी जान को खतरा बढ़ गया। वो कुछ भी कह सकती है भाई, मैं कैसा उसकी पुष्टि कर सकता हूँ या विरोध कर सकता हूँ?
अब वो भी बीजेपी में थी या पता नहीं है कि नहीं, और उसने क्या बोला क्या नहीं बोला इसमें मैं नहीं जाऊंगा। ममता बनर्जी पर मैं एक कमेंट आपका चाह रही थी। अभी पार्थ चैटर्जी, आप जानते हैं किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन हुआ, बड़ा कैश बरामद किया गया। तो ममता बनर्जी ये कह रही थी कि भाई अगर ये दोषी साबित हो जाते हैं तो आप इनको आजीवन कारावास दे दीजिए, उम्र कैद दे दीजिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं राजनीति में ना होती तो मैं जीभ काट लेती। और उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि मेरी तस्वीरें क्यों डाली जा रही हैं, और जो डाल रहे हैं वो कह रही कि राजनीति में अगर मैं नहीं होती तो फिर मैं जीभ काट लेती। ममता बनर्जी की मैं प्रशंसा इस बात से करता हूं कि अकेला कम्युनिस्ट के विरुद्ध में लड़कर उनको खत्म कर दिया। और उन जमाने में मैं भी मिनिस्टर था, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में नरसिम्हा राव बने, उनका भी मैं मिनिस्टर था। और इसकी बहादुरी से हम बहुत प्रभावित हुए। और मैं ये ऐसी ऐसी बातों में उसने ऐसी बोल दी, ऐसे ठीक कर दे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। परंतु वो साहसी व्यक्ति है, वो मेरी राय में वो राष्ट्रवादी है, और व्यक्तिगत पूर्ण रूप से हिंदू है। काली की पूजा करते रहती है, उसके घर में दुर्गा की मूर्तियां हैं। आपकी पार्टी तो कहती है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो पार्टी गए तो मैं सब पार्टी के मेरे पूछ कर करते हैं, मुझे पूछ कर कहते तो फिर मैं साथ देता पार्टी के। वो अपने आप कह देंगे तो मैं भी अपने आप कहूंगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इस देश में आजकल आपने देखा होगा रणवीर सिंह के एक फोटोशूट को लेकर काफी विवाद हुआ। उसका जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रही हूं कि एक तरफ वो आजादी के नाम पर उसकी लिमिट क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में, इस फोटोशूट के कॉन्टेक्स्ट में एक डिबेट है, लेकिन कुछ नेताओं ने उसकी तुलना कर दी, और खासतौर पे अबू आजमी जैसे नेता, उन्होंने उसकी तुलना कर दी हिजाब से। उन्होंने कहा इसकी आजादी है, हिजाब की आजादी नहीं देते आप हमें इस देश में। ये कौन किसकी बात कर रहे हैं? महिलाएं तन ढकना चाहती हैं, उनको आजादी नहीं देते, आप हिजाब पर पाबंदी लगा देते हैं। देखिए, हिजाब पर पहले तो मैं उस रास्ते से आता हूं। पहले हिजाब का सवाल सिर्फ स्कूलों में जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ ही लागू होगी। तुम हिजाब पहनो तो पहनो, कोई को रोकेगा नहीं। हम कहेंगे कि वो महिला रेडी है हिजाब पहनने के लिए, तभी जबरदस्ती करोगे कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा इफ चार बीबी रखोगे, वो भी नहीं मान्य है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और 50% महिला पैदा होते हैं, 50% पुरुष पैदा होते हैं, तो एक को एक ही शादी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, परंतु हिजाब के लिए तुम्हें प्रतिबंध होना चाहिए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। हिजाब स्कूल में यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के अनुसार होना है। तुम कितना भी मुसलमान हो ना हो, मुझे परवाह नहीं है। तो फिर और स्कूल में जाओ जहाँ हिजाब अलाउड है। परंतु यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल जो कर्नाटक में ये समस्या आई, वहाँ रूल है कि सब एक ही यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो उस बैकग्राउंड में देखना चाहिए, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। हम ये सिनेमा एक्टर वाला या पता नहीं वो क्या है, वो फोटोशूट है सर, न्यूड फोटोशूट है। सिनेमा वालों तो न्यूड में होते रहते हैं, वो तो सिनेमा में भी देख सकते हैं। उसमें तो FIR भी दर्ज हो गई। तो अच्छा है, फिर कोर्ट में देखेंगे क्या होता है। परंतु मैं तो उसको महत्व नहीं दूंगा। आपके डियर फ्रेंड की बात किए बिना आपको जाने नहीं दिया जा सकता है। आपके डियर फ्रेंड असदुद्दीन ओवैसी, गुड फ्रेंड, मंदिर मस्जिद विवाद हो, ज्ञानवापी, उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वहां मस्जिद थी, है और रहेगी, कयामत तक रहेगी। वो बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में, हिजाब जैसा विवाद हो, लाउड स्पीकर हो। उन्होंने कहा कि सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है मुसलमानों को। आप ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये रेटोरिक है, नैरेटिव है, फैक्चुअली कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बात की जाए तो बहुत दूर दिखाई, मतलब दूर भी क्या, इनकरेक्ट दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे अपने डियर फ्रेंड के बारे में? देखिए, पहले ओवैसी को मैं अच्छी तरह इस हद तक जानता हूं कि जब राष्ट्र की सवाल आती है तो
विदेशों के सामने वो भारत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और मुझे 3-4 उदाहरण ऐसे हैं। दूसरा है कि वो अकेला मुसलमान निकला और उसने नेतृत्व बनाने के लिए ये सब कहा है, लेकिन कहीं हिंसा के लिए उसने समर्थन किया, मैंने अभी तक जांच करते करते एक भी जगह नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी, बहुत ही दिलचस्प और हर सवाल का जवाब इतना बेबाकी से देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।